बच्चों, मैं आपको राजनीतिक सिद्धांत जो कि प्रथम वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र है उसको पढ़ा रही हूँ। आज मैं आपको शक्ति के बारे में बताऊंगी। बच्चों, बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो मानव के सार्वजनिक व्यवहार को निर्धारित करने वाले होते हैं और राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले होते हैं। उन तत्वों में शक्ति एक बहुत ही प्रमुख तत्व है। बच्चों, जब हम शक्ति की बात करते हैं तो हमने ये देखा है कि प्रारंभिक काल से लेकर अब तक राजनीति विज्ञान विषय के विद्वानों द्वारा शक्ति के महत्व को स्वीकार किया गया है। भारत में राजनीति विज्ञान के जनक कौटिल्य ने दंड शक्ति को, जो कि शक्ति का ही पर्याय थी, को राजनीति का मूल आधार माना है। वो कहते हैं कि समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति ही है। वैसे बच्चों, समस्त भारतीय साहित्य दंड साहित्य शक्ति के महत्व से भरा हुआ है। पश्चिमी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भी यही बात देखी जाती है। बेकर ने कहा है कि राजनीति शक्ति से अपृथकनीय है, यानी शक्ति और राजनीति साथ साथ चलते हैं। और केटलिन ने तो राजनीति को शक्ति का विज्ञान ही बता दिया है। ब्रटेन रसल ने तो शक्ति को राजनीति विज्ञान की मूलभूत अवधारणा के रूप में माना है। बच्चों, राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा का अध्ययन करने का केवल एक कारण ही नहीं है कि हम शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, बल्कि दूसरा कारण ये भी है कि शक्ति के बारे में बहुत ही मिथ्या या गलत जो विचार है वो प्रचलित है। हम उनको भी दूर करना चाहते हैं। लॉर्ड एक्टन का एक प्रसिद्ध कथन है कि शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। यानी कि हमारे मन और मस्तिष्क में शक्ति के प्रति एक दुर्भावना जो है उसने जन्म ले लिया है। वास्तव में क्या होता है कि शक्ति जो है सामाजिक जीवन के लिए या सामाजिक व्यवस्था के लिए नितांत आवश्यक होती है, और शक्ति के बिना किसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब मैं बच्चों आपको शक्ति के अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में बताऊंगी। बच्चों, शक्ति का अर्थ हम अगर देखते हैं तो उससे पहले हमें उसकी परिभाषाओं के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। रॉबर्ट बायस्टर्ड ने शक्ति की जो परिभाषा दी है वो ये है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। ऐसे ही मेकाइवर ने शक्ति होने से हमारा अर्थ व्यक्तियों या व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने, विनियमित करने और निर्देशित करने की क्षमता से है। मॉर्गेंथु ने शक्ति का प्रयोग करने वाले था उसके बीच जिन पर इसे लागू किया जा रहा है एक मनोवैज्ञानिक संबंध स्थापित होता है। शक्ति में वह प्रत्येक वस्तु सम्मिलित है जिसके माध्यम से व्यक्तियों को नियंत्रित स्थापित किया जाता और उसे बनाए रखा जाता है। इसके अलावा आर्गेन्स्की ने कहा है कि शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता का नाम है। बच्चों, ऐसे बहुत सारी परिभाषा जब हमने पढ़ी तो हमने ये महसूस किया, ये देखा कि शक्ति क्या है। शक्ति में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, उसको नियंत्रित करता है, उसको निर्देशित करता है। लेकिन जब हम शक्ति की बात करते हैं तो ज्यादातर हम राजनीतिक शक्ति की बात करते हैं, और राजनीतिक शक्ति जो है वो बिल्कुल शक्ति से थोड़ी पृथक होती है। हम जब शक्ति के बारे में शक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हैं तो मैं सीधे शब्दों में यह कहना चाहूंगी कि व्यक्तियों के व्यवहार को निर्देशित, नियंत्रित और विनियमित करने की क्षमता का नाम ही शक्ति है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं या हम ये कहेंगे कि राजनीतिक जो शक्ति होती है उसमें उसके बारे में तीन बातें मैं कह सकती हूँ। जैसे पहला ये है कि शक्ति धारण करने वालों में उच्च और अधीनस्थ संबंध प्रकट होना जरूरी है। दूसरा, राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सामान्य जनता पर होता है और उसे सत्ता का प्रयोग करने वालों की बात माननी ही होती है। इसके अलावा शक्ति जो है यानी राजनीतिक शक्ति जो है मनोवैज्ञानिक संबंध प्रकट करती है, न कि भौतिक संबंध। तो बच्चों, इस प्रकार से शक्ति क्या हुई? शक्ति व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित, निर्देशित और विनियमित करने की क्षमता है। इसके अलावा बच्चों, शक्ति के स्रोत कौन कौन से हैं? शक्ति कैसे पैदा की जाती है? शक्ति अनेक स्रोतों से उत्पन्न होकर विभिन्न रूपों में अपने आप को प्रकट करती है।
जैसे नेपोलियन है, हिटलर है, लेनिन है, गांधी है, ये सभी शक्तिशाली थे, लेकिन इनकी शक्ति में के स्रोतों में भी भेद था और इनमें भी भेद था। नेपोलियन हिटलर, जब हम हिटलर की बात करते हैं, है ना, तो हमें बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है कि बहुत ही शक्तिशाली आदमी, बहुत ही पावरफुल आदमी, शारीरिक रूप से पावरफुल, है ना, और जो हिंसा विध्वंस करता हुआ व्यक्ति। लेकिन जब हम गांधी की बात करते हैं तो गांधी हमें बहुत अहिंसात्मक, बहुत ही शांति प्रिय हमें दिखाई देते हैं। तो शक्ति तो गांधी के पास भी थी, वो करिश्माई शक्ति थी। शक्ति हिटलर के पास में भी थी, वो अलग प्रकार की शक्ति थी। तो ये शक्ति के जो स्रोत है वो इन सब के लिए अलग अलग थे, इनके स्रोतों में भेद था। शक्ति के स्रोत के लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि ये चीज बहुत जरूरी है, हम पूरी तरह से मैं सूची नहीं दे सकती आपको, किंतु फिर भी मैं शक्ति के कुछ स्रोतों के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। और सबसे पहली जो शक्ति का स्रोत होता है वो है नॉलेज, ज्ञान। हम ज्ञान के द्वारा शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान अपने साधारण अर्थ में व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को पुनः प्रबंधित करने और मिलाने की योग्यता प्रदान करता है। ज्ञान द्वारा व्यक्ति की अन्य विशेषताओं को इस प्रकार संचालित किया जाता है कि वे शक्ति का साधन बन सके। व्यक्ति के नेतृत्व का गुण, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी सहन शक्ति, अपने आप को अभिव्यक्त करने की शक्ति आदि विभिन्न तत्व शक्ति की महत्वपूर्ण पहलू है। इन तत्वों में से किसी भी एक की कमी शक्ति के समस्त रूप को अकार्यकुशल बना देती है और इसे पूरी तरह से नष्ट कर देती है। यानी बच्चों के ज्ञान जो है वो शक्ति को प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बोलता कौन है? जिसके पास ज्ञान होता है। हम कोई व्यक्ति जब हमें पढ़ाता है, कोई टीचर जब पढ़ाता है, अच्छा पढ़ाता है, जिसको ज्ञान अच्छा होता है वही अच्छा पढ़ाएगा। तो हम क्या करते हैं, स्वतः ही उस टीचर के प्रति श्रद्धान्वित भी हो जाते हैं, गौरवान्वित भी महसूस करते हैं कि हम इनके शिष्य हैं। तो ज्ञान जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शक्ति को प्राप्त करने के। इसके अलावा प्राप्तियों का मतलब ये होता है जो बाहरी तत्व है वो भी, जैसे हम आर्थिक शक्ति का नाम दे सकते हैं कि हमारे पास में प्राप्तियों के अंतर्गत हम केवल वो ही नहीं, जैसे भौतिक सामग्री है, स्वामित्व है, सामाजिक सामग्री की शक्ति, एक व्यक्ति को समाज में प्राप्त जो स्थिति है, मतलब क्या स्थिति उनको, वो पावरफुल व्यक्ति जो है वो आईएएस ऑफिसर है या आरएएस ऑफिसर है या कोई राजनेता है या क्या है वो व्यक्ति, उसकी जो स्थिति है वो और उसका जो स्तर है आदि को भी हम सम्मिलित कर सकते हैं। प्राप्तियां या संपत्ति शक्ति का एक स्रोत अवश्य है, लेकिन न तो वह एकमात्र स्रोत है और न ही निश्चित रूप से प्रभाव डालने वाला स्रोत है। बिना संपत्ति के भी एक व्यक्ति जो है वो अन्य व्यक्तियों के कार्यों को प्रभावित कर सकता है, और संपत्ति के होने पर भी आवश्यक नहीं कि दूसरे के कार्यों को प्रभावित करे। यानी संपत्ति जो है, जो पैसा है, वो भी एक शक्ति का रूप ले सकता है, लेकिन वो समस्त शक्तियों का स्रोत नहीं हो सकता, वो एक स्रोत है। और जो बहुत सारी चीजें हैं वो जैसे व्यक्ति को समाज में प्राप्त स्थिति और उसका स्तर है, इसके अलावा भौतिक सामग्री है, स्वामित्व है, सामाजिक सामग्री की शक्ति है, ये सब अलग अलग उसके स्रोत होते हैं प्राप्तियों में। इसके अलावा संगठन, बच्चों संगठन के बारे में तो हम कहते ही हैं कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी संगठन ही शक्ति है। कि इसके बारे में बच्चों आपको बचपन में कहानी भी सुनाई जाती है कि एक व्यक्ति ने अपने बच्चों को एक एक लकड़ी दी तो उन्होंने तोड़ दी, और जब गट्ठर बांध दिया तो किसी से भी नहीं टूटी। यानी कि जब वो इकट्ठी हो गई, संगठन बन गया उसका, तो वो क्या बन गया, शक्तिशाली बन गया। तो संगठन अपने आप में एक शक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होता है। विभिन्न प्रतिद्वंदतापूर्ण इकाइयां आपस में मिलकर संघ बना लेती है तो उनकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आधुनिक युग में मजदूर संघ और व्यापारिक संघ भी हम इसके उदाहरण के रूप में बता सकते हैं। शक्ति की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ स्पष्टता राज्य ही है। इसका एक प्रमुख कारण राज्य का सर्वाधिक संगठित स्वरूप ही है। इसके अलावा आकार भी बहुत बड़ा स्रोत होता है शक्ति के बारे में। और अक्सर ये सोचा जाता है कि एक संगठन का जितना बड़ा आकार होगा उसके द्वारा उतनी ही अधिक शक्ति का परिचय दिया जा सकेगा। आकार के साथ यदि संगठन का मेल हो तो ऐसा होता भी है, लेकिन सभी परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता। अनेक बार हमने ऐसा भी देखा है कि उसका आकार उसको उलझा भी देता है।
उसे असंतुलित भी बना देता है, उसे परिस्थितियों के अनुकूल भी नहीं रहने देता। इस कारण बच्चों अनेक बार कुछ राजनीतिक दलों द्वारा अपने आकार को घटाने के लिए शुद्धि आंदोलनों का भी आश्रय लिया जाता है। शक्ति के स्रोत और आधार के रूप में विश्वास का भी बहुत महत्व होता है। तलवार की शक्ति भी अंतिम रूप से विश्वास पर ही आधारित होती है। शक्ति का एक अन्य स्रोत सत्ता भी होती है। सत्ता के द्वारा भी शक्ति प्राप्त होती है ना। जो राजनीतिक दल जो है वो चुनाव लड़ते हैं, फिर सत्ता में आ जाते हैं तो उनको शक्ति प्राप्त हो जाती है। शक्ति की महानता इस बात से निर्धारित की जाती है कि वह मानव मस्तिष्क पर प्रभाव डालने में कितनी सक्षम है। यानी कि एक प्रकार से शक्ति के बहुत सारे स्रोत हो गए हैं, जैसे ज्ञान है, प्राप्तियां हैं, संगठन है, आकार है, विश्वास है, सत्ता है, ये सारे के सारे शक्ति के स्रोत है। इसके अलावा हम शक्ति के जब प्रकार के बारे में बात करते हैं तो शक्ति विभिन्न प्रकार की होती है। इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार विद्वानों ने बताए हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की शक्ति बताई है, कानूनी या वैधानिक, दूसरी परंपरागत, तीसरी करिश्मावादी। बच्चों जब अधीनस्थ लोग शक्तिमान व्यक्तियों द्वारा निर्मित कानूनों, निर्देशों और डिग्रियों की वैधानिकता में विश्वास करते हैं तो यह औचित्यपूर्ण शक्ति वैधानिक कहलाती है। जब शक्तिमान द्वारा प्रसारित आदेशों को परंपरा के आधार पर पवित्र माना जाए और परंपरा के कारण ही वह शक्ति का प्रयोग करे तो इसे औचित्यपूर्ण शक्ति का परंपरागत रूप भी कहा जा सकता है। तीसरी बात करिश्मावादी शक्ति, जब औचित्य की मान्यता का आधार शक्तिवान के व्यक्तिगत गुणों के प्रति भक्ति होती है तो वह करिश्मावादी औचित्यपूर्ण शक्ति कहलाती है। करिश्मावादी औचित्यपूर्ण शक्ति के अंतर्गत अनुयायियों को अपने नेता की विशेषताएं प्राय अद्वितीय प्रतीत होती है और उनके सन्मुख वे संपूर्ण समर्पण कर देते हैं। जैसे बच्चों पंडित नेहरू थे, इसके अलावा श्रीमती इंदिरा गांधी थी, वो करिश्मावादी नेतृत्व वाली शक्तियां थी। इसके अलावा बास्टर्ड ने भी शक्ति के अनेक आधारों पर कई प्रकार बताए हैं। जैसे दृश्यता के आधार पर शक्ति जो है अदृश्य और प्रकट भी हो सकती है। शक्ति के अदृश्य रूप को प्रच्छन्न शक्ति भी कहा जाएगा। उसका प्रकट रूप अभिव्यक्त होने पर उसे सत्ता, बल आदि कहा जाता है। दमन की दृष्टि से शक्ति दमनात्मक या अदमनात्मक हो सकती है। औपचारिकता की दृष्टि से वह औपचारिक और अनौपचारिक हो सकती है। शक्ति प्रयोग की दृष्टि से वह शक्ति का प्रयोग स्वयं धारक द्वारा किया जाए तो उसे प्रत्यक्ष, और यदि अधीनस्थों द्वारा किया जाता है तो उसे अप्रत्यक्ष कहा जाएगा। इसके अलावा शक्ति प्रवाह या दिशा की दृष्टि से एक पक्षीय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय हो सकती है। केंद्रीयकरण की दृष्टि से वह केंद्रित, विकेंद्रित तथा विस्तृत भी हो सकती है। केंद्रित में केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण होता है और विकेंद्रित होने पर शक्तियां अनेक अधीनस्थ निकायों को स्वायत्त या अर्ध स्वायत्त आधारों पर प्रदान की जाती है। विस्तृत शक्ति का स्वरूप बिखरा हुआ, अस्पष्ट और प्रसुप्त होता है, जैसे जनशक्ति। इसके अलावा क्षेत्रीयता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय भूखंड विषय से संबंधित होती है। शक्ति की मात्रा और प्रभाव की दृष्टि से विभिन्न राज्यों को हम महान या मध्यम या निम्न शक्तियां भी कह सकते हैं। इस प्रकार शक्ति के अनेक स्वरूप हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चों हम शक्ति के प्रयोग और उसकी सीमाओं की बात करेंगे तो शक्ति का प्रयोग विभिन्न प्रकार की या शास्त्रियों या साधनों के आधार पर किया जाता है। जैसे पुरस्कार है, हम दंड देकर शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, आर्थिक लाभ देकर उसको रोक कर। इन साधनों की मात्रा या प्रकार देश, काल तथा संस्कृति विशेष के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। शक्ति का प्रयोग करते हुए पिटाई, जेल, जुर्माना, अपदस्थीकरण या अपमान, इनमें से किसी भी साधन को अपनाया जा सकता है। इस प्रकार संस्था पर शक्ति का प्रयोग करते हुए धमकी या प्रलोभन में से किसी को भी आवश्यकता अनुसार चुना जा सकता है। उदाहरण के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति वहां की कांग्रेस पर प्रभाव जमाने के लिए या तो कांग्रेस सदस्यों या उसके अनुयायियों को पदों का प्रलोभन देता है, अथवा विशेष सम्मेलन बुलाने और मतदाताओं से सीधे अपील करने की बात कहता है, अथवा विधेयक विशेष पर निषेधाधिकार के प्रयोग की धमकी भी देता है। इनमें से एक साधन के असफल रहने पर दूसरे साधन को अपनाया जा सकता है। अक्सर शक्ति प्रयोग में सफलता प्राप्त होती है, लेकिन कभी कभी इसमें हम असफल भी हो जाते हैं।
किंतु शक्ति का प्रयोग जो बच्चों हमेशा स्वच्छंद नहीं होता, यानी शक्ति जब आती है तो साथ में नियंत्रण भी लेके आती है। उसके ऊपर भी बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं, बहुत सारी सीमाएं उसकी होती है। जैसे इतिहास और परंपराओं की जो सीमाएं हैं वो सत्ता पर हम मान सकते हैं कि सत्ताधारी कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो हमारी प्रथाओं, हमारी परंपराओं के खिलाफ हो। इसके अलावा सहमति या स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता के तरीके जो है, राजनीतिक विकास का प्रभाव, इसके अलावा धर्म, नैतिकता और समूह का दबाव आदि ऐसी सीमाएं हैं जो शक्ति पर स्थापित की जाती हैं। शक्ति की सीमाएं प्रयोगकर्ता के लक्ष्य, उद्देश्य, उनकी क्षमता, पारस्परिक संबंधों, प्रतियोगिता, कार्य पद्धतियों और वातावरण संबंधी कारणों आदि से भी उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार बच्चों, मैंने आपको शक्ति का अर्थ, उनकी परिभाषा, उसके प्रकार, इसके अलावा शक्ति के स्रोत और किस प्रकार से शक्ति का प्रयोग किया जाता है, पुरस्कार देकर, दंड देकर, आर्थिक लाभ देकर, रोक कर, अपमान करके, अपदस्थीकरण करके आना, इस प्रकार से शक्ति का प्रयोग किया जाता है। और शक्ति के प्रयोग पर कौन कौन सी सीमाएं हैं, जैसे धर्म है, नैतिकता है, समूह को दबाव है, इतिहास है, परंपराएं हैं, सहमति या स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता के तरीके हैं, राजनीतिक विकास का प्रभाव है, इन सब बारे में आपको बताया। इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।